वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर में। आज हम लोग पढ़ने वाले वर्क पावर एनर्जी। इसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 जो है पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आकर के देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं पिछले लेक्चर का, क्या क्या पढ़े हुए थे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हुए थे मात्रक क्या क्या होते हैं और होता क्या रियलिटी में। ठीक, तो कार्य क्या होता है। किसी वस्तु पर बल ला करके हम लोग वस्तु को विस्थापित करें, क्या करते हैं, विस्थापित कर, तो कार्य कहलाता है। ठीक, ये जानते थे हम लोग। और इसका मात्रक पढ़े थे। तो जैसा कि पढ़ रहे हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। क्या हो रहा है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। जब बल गुणे विस्थापन, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, विस्थापन मात्रक मीटर होता है, न्यूटन मीटर कह सकते हैं। ठीक, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, न्यूटन मीटर, या फिर इसको जूल कहते हैं हम लोग। ठीक, जूल तो हमारा क्या होता है एमकेएस प्रणाली में, क्या होता है एमकेएस प्रणाली में, एक होती है सीजीएस प्रणाली में। तो सीजीएस प्रणाली में हमारा कार्य मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। और इनमें एक संबंध आता है, भाई एक जूल और अर्घ में क्या संबंध है। तो जूल और अर्घ में क्या संबंध है, तो एक जूल जो होता है 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। एक जूल जो होता है हमारा 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक, कार्य पढ़ा होगा। इसके बाद से हम लोगों ने इसमें कार्य के अन्य मात्रक भी पढ़ेंगे। जूल होता है, जूल हो गया, या फिर बल गुणे विस्थापन। क्या था, बल गुणे विस्थापन, बल का मात्रक न्यूटन, इसका क्या हो गया मीटर। और इसको तोड़ लेते हैं हम लोग। तो बल न्यूटन कैसे लिखते हैं हम लोग, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोलते हैं हम लोग, बल बराबर, ये बराबर, बल ये बराबर होता है एम का मात्रक हो गया केजी, और ए मतलब त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो लिख सकते हैं हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी हो सकता है हमारा। तो 1 2 3 और 4 हो गए हमारे कार्य के मात्रक। इसमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। ठीक, और एक संबंध पूछता है, क्या था, कार्य बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, विस्थापन को डी मान ले चाहे एस मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, ये शुद्ध पूछ जाता है जनरली। अब देखिए, ये तो हमारा बेसिक था। और क्या कह सकता है, विस्थापन बराबर बल, बल बराबर क्या होता है हमारा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, होता है बिल्कुल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, उसके बाद से क्या होता है विस्थापन। विस्थापन को कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए तो द्रव्यमान हो गया, बल का मतलब द्रव्यमान गुणे, अगर यहां से हम लोग त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग परिवर्तन दर वी बाई टी। ठीक, वेग परिवर्तन दर, एक आता है विस्थापन। अगर हम यहाँ पर लिखे तो वी बाई टी क्या होता है आपका, अब यहां से हम बात करें तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है हमारा, यम होता है, और वेग क्या होता है भी। उसके बाद से विस्थापन बटा समय, इसको हम यहाँ पर अलग कर लें। जितना भी टाइप है, मतलब कि इसको कई प्रकार से एक ही प्रश्न को तोड़ मोड़ कर पूछा जाता है परीक्षा में आपसे। तो ये क्या होता है एम बी को बोलते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है, हमारी संवेग होता है। क्या होता है, संवेग। इस पूरे को लिख सकते हैं पी। ठीक, और विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग, पी इंटू वी। तो किया गया कार्य जो होता है पी भी हो सकता है हमारा। पी जहां क्या होता है संवेग, ये क्या होता है संवेग, पावर नो क्या है संवेग। तो किया गया कार्य बराबर संवेग गुणे वेग भी हो सकता है। कभी कभी दे देगा कि किया गया कार्य निम्न में से कौन सा आपका संबंध समीकरण सही है, तो उनमें दे देगा संवेग करके दे देगा, संवेग का वेग स्क्वायर दे देगा। कई प्रकार दे सकता है, जहां पर ऑप्शन मिल जाए हमारा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर एक ही चीज है कार्य, लेकिन उसको कितना तरीका से पूछा गया। परीक्षा में एक से डायरेक्ट नहीं पूछा कि कार्य का मात्रक क्या, सभी लोग जानते जूल होता है।
लेकिन यहाँ पे आपके 6-7 मिल गए। कार्बन संवेग गुणे वेग हमारा निकल गया यहाँ से, ठीक। उनके बाद से यहाँ निकल एफ डी निकला है, जूल अर्ग निकल गया है, न्यूटन मीटर निकल गया है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो इतना प्रकार से हमारे कार्य की मात्रा को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट में बांट कर पढ़ सकते हैं, ठीक। हो गया हमारे कार्य की मात्रा। अब देखिए यहाँ पर होता है कि कार्य जो होता है कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, इस चीज की थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर बात करें कार्य कार्य जो होती है हमेशा विस्थापन पर डिपेंड करती है और लगाया गया बल, ठीक। कहाँ डिपेंड करती है, बल और विस्थापन के रूप में, ठीक। तो विस्थापन देखिए, अगर हमको क्या ये ऐसी कंडीशन, ठीक, वस्तु रखिए, इसको हमको सीधी रेखा में अगर धकेलना है, सीधी रेखा में धकेलने का मतलब क्या होता है भाई, 0 या फिर 180 डिग्री होगा, 0 या फिर 180 होगा, ठीक। ये तो रूल पता होगा। जैसे हम यहाँ से चलते हैं, जैसे इस ऊपर के बढ़ते क्या होता है, कोण का मान पता होता है 0 होता है, यहाँ पे आते तो 180 होता है, ठीक। तो अगर किसी वस्तु को धक्का दे, वस्तु आगे की ओर चल जाती है, ठीक। तो एक सीधी रेखा में धक्का दे रहे हैं, जिससे कि कंडीशन ये वस्तु है, हमें ऐसे धक्का दे रहे हैं, वस्तु का आगे की ओर जा रही है आराम से, उस केस में थीटा का मान का 0 डिग्री हुआ, तो 0 डिग्री। और अगर हम मान लेते हैं कि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और थीटा को क्या लगा ले, क्योंकि डब्ल्यू बराबर बल गुणे विस्थापन, वो चीज सही है, लेकिन कहाँ हद तक सही है, हर जगह लागू होगा नहीं भाई, क्योंकि अब कोण अलग अलग बदल जाएगा, तो उसको स्टैंडर्ड फार्मूला बनता है हमारा, एक फार्मूला था कार्य और बल गुणे, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड की बात करें तो हमेशा कोण से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्यों करना पड़ेगा भाई, मान लेते हैं कि एफ डी दिया, लेकिन हम अभी क्या घुमा देंगे कि कोण इतने कोण लगाया गया, तो हमारा वो फार्मूला गलत हो जाएगा वहाँ पे। तो हमारा हमेशा ही क्या फार्मूला, डब्ल्यू का कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन इनटू कास थीटा। अब कास थीटा क्यों लेते हैं, साइन क्यों नहीं लिए, देखिए तो ये जो हमारा अगर बल मान लेते हैं ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, हमको विस्थापन इधर लेके जाना है, ठीक, वस्तु को इधर धकेलना है, तो बल लगाना पड़ेगा। तो हम इस रेखा में न लगा करके, विस्थापन ही है, इस रेखा में न लगा करके हम कुछ कोण पर क्या बनाए, किसी भी कोण थीटा पर हम बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, किसी थीटा कोण पर। जैसे रोलर वगैरह देखा होगा आपने, रोलर को जब धकेलना पड़ता है, जो रोलर आपने देखा होगा, तो हमको सीधा धकेलना होता है, तो उसका हत्था होता है यहाँ पे, तो हम फ्लैट ना लेकर के कुछ एंगल पे जाते हैं। जैसे होता है कि रोलर होता है हमारा, और रोलर को लेके जाना होता है सीधे, लेकिन हम लोग बल ऐसे लगाते हैं भाई, क्योंकि जमीन से सटा हुआ उसका हत्था, तो हम जमीन पर सूत कर तो ठेठ सकते, उसको खड़ा होकर करेंगे, खड़ा होकर करेंगे तो भाई, और रोलर आगे क्यों बढ़ रहा है, हम हमारी हाइट लगभग 4 से 5 फीट या 6 फीट होगी, तो वहां कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, ठीक। तो उस केस में कार्य बराबर, अब देखिए ठीक, इस जो बल लग रहा है इसको दो भागों में बांट देते हैं, दो कंपोनेंट में, किसमें, दो कंपोनेंट, या cos थीटा और sin थीटा। तो लंबवत घटक होता है, लंबवत घटक क्या बोलते हैं, हमारा sin थीटा होता है, और इसको बोलते हैं cos थीटा, ठीक। जो ऊर्ध्वाधर होती है क्या होती है, cos थीटा, ठीक। क्षैतिज जो बल लग रहा है क्या है, cos थीटा, ठीक। तो हमारा विस्थापन क्या है, अगर बल को ऊपर क्यों ले जाना था, यदि बल को ऊपर क्यों ले जा मतलब कि वस्तु को ऊपर क्यों ले जाना होता, तो हम वहां पे जो साइन थीटा लेते, क्या लेते, साइन थीटा, लेकिन हमको वस्तु को ऐसे लेके जाना है, तो हम क्या लेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे, क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक क्या है, cos थीटा, इसीलिए कार्य बल गुणे विस्थापन यानी कि एफ एस cos थीटा हो जाएगा, ठीक, एफ एस cos थीटा। अब यदि जो है थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रख दिया जाए, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो इस केस में कार्य मैक्सिमम होता है, कार्य क्या होता है, थीटा इक्वल टू 0 बराबर एफ एस, ठीक, मतलब हल करेंगे एफ एस आएगा। इस कंडीशन में कार्य का होता है मैक्सिमम। तो पूछा जाता है किस कंडीशन में किया गया कार्य मैक्सिमम होगा, मतलब कि यदि थीटा और बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना रखा जाए कि किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम हो, आपको कोण दे देगा 30, 45, 60, 90 जो भी देगा, तो हमेशा 0 डिग्री पर कार्य क्या होगा आपका, अधिकतम, ठीक। तो ये प्रश्न बनता है, डायरेक्ट दिया होता है कि किस कंडीशन में कार्य का होगा मैक्सिमम, अधिकतम कार्य होगी। अब देखते हैं, अगर वस्तु को थीटा बराबर 0 हो गया, अब वस्तु को मान लेते हैं कि सर पे रखे हुए ऊपर ऐसे चढ़ाना है 90 डिग्री पे, क्या लग जाए,
हमको देखिए वस्तु को इधर लेकर जाना है और हम बल इधर लगा रहे, क्या वस्तु इधर जाए? कोई मतलब ना भाई। हमको वस्तु को लेकर जाना है इधर, विस्थापन इधर करना है और हम बल लगा रहे हैं ऊपर की सीधे से 90 डिग्री पे। क्या है 90 डिग्री? जब 90 डिग्री पे लग गया तो हमारा एफ cos थीटा वाला कंपोनेंट कार्य नहीं करेगा ना। उस कंडीशन में कौन सा कंपोनेंट जो हमारा साइन थीटा कार्य करा ना, तो साइन थीटा वाला कार्य करेगा। तो साइन थीटा वाला हो गया तो हम cos थीटा का मान रखना है, तो मतलब ही नहीं होगी। इसलिए क्या होता है, अब cos 90 का मान जब रखेंगे हम लोग वहां पे क्या रखेंगे, cos 90 का मान क्या होता है 0। तो उस कंडीशन में किया गया कार्य थीटा बराबर 90 डिग्री पर एफ एस cos थीटा यानी कि W का मान क्या होता है 0। एफ एस cos थीटा का मान 90 और cos 90 का मान 0। तो क्या कार्य का 0 होगा। भाई वस्तु उधर ले जाना है, बल उधर लगा रहे तो कार्य होगा ही नहीं। भाई वस्तु को इधर लेके जाना है, बल ऊपर लगा रहे, फिर कार्य होगा नहीं होगा जब तक हम ऐसे कार्य न करें। ठीक, तो उस केस में कार्य क्या होगा, निगेटिव होगा। अब हम जब जैसे ही हमारा जब सेकेंड क्वांटिटी यानी कि 90 अंश से कोण ज्यादा जब होता है, ठीक, 90 अंश से जब ज्यादा होने लगता है, जैसे कि वस्तु को विस्थापन इस दिशा में करना, सॉरी विस्थापित यानी कि डी, विस्थापन इधर करना है, हम बल इधर लगाने लगे। अब 90 से ज्यादा जैसे होता है, हमारे दिमाग में हम लोग रटते इतना ही है कि 0 से 90 के बीच को रट लेते हैं। अब इधर वाले में हम सोचते हैं कि 180 डिग्री पे है तो कार्य ऋणात्मक होगा। क्या मान लेते दे देगा 95 डिग्री, तो फंस जाएंगे यार, 95 तुमको नहीं बताया गया है। तो अब यहां तक तो मैक्सिमम कार्य था, जैसे जैसे ऊपर को जा रहे कार्य क्या होगा, घटता जाएगा। कार्य क्या होगा, घटता जाएगा। यहाँ पर कहा गया 0। इस कंडीशन में क्या होगा, जब थीटा और विस्थापन और बल के बीच का कोण क्या है 90 डिग्री, क्या है तो 90 डिग्री, यानी कार्य का होगा 0। अब 90 के बाद जैसे आगे बढ़ जाएंगे हमेशा कार्य का होगा ऋणात्मक, क्या होगा ऋणात्मक होता जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक, क्या होता है निगेटिव। तो 90 डिग्री के बाद जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता जाएगा कार्य का होगा ऋणात्मक। अब सिंपल सी बात देखिए कि वस्तु को ले जाना इधर, अब हम बल इधर लगाए तो वस्तु विस्थापित होगा नहीं, बल्कि इधर ही को जाएगा ना, हमारे पर बल लगाएगी। हमको ले जाना इधर था, बल इधर लगा रहे, कुछ कार्य कर नहीं कर रहे, बल्कि हम उल्टा कार्य घींच को उधर ले जाए। फिर पता चले कि हमको ले जाना यहाँ था, हम वस्तु को इधर कहीं रख दिए, तो फिर दूसरा व्यक्ति आएगा यहाँ लाएगा तब नहीं आएगा भाई, तो माइनस में चले गए हम ना। तो उस केस में 90 के बाद जितना भी कोण का मान जाएगा क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, तब निगेटिव होगा, लेकिन अधिकतम निगेटिव कब होगा, अब अधिकतम निगेटिव सबसे ज्यादा निगेटिव कब होगा, सबसे ज्यादा निगेटिव मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो 180 डिग्री। अब यहाँ पर इस वस्तु को इधर लेकर जाना था, बल इधर लगा दिए, तो पहले हमको यहाँ ले आना था, घींच के यहाँ ला दिए। फिर मान लो कभी दूसरा व्यक्ति आता है तो पहले यहाँ लाएगा 0 तब यहाँ लेकर जाएगा। तो थीटा बराबर 180 पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक, थीटा बराबर 180 और किया गया कार्य क्या होता है माइनस या प्लस, क्योंकि cos थीटा 180 मतलब माइनस का 1 होता है। ठीक, तो उस केस में किया कार्य क्या होगा, सबसे ज्यादा निगेटिव भी निगेटिव होगा। तो निगेटिव का मतलब है कि हम वस्तु पर बल लगाए तो वस्तु विस्थापित न होकर के जो बल लगा रहे व्यक्ति उसी को कहते हैं विस्थापित कर दे। जैसे मान लो कि कोई ट्रक, बड़ी ट्रक है, उसको क्या करें धक्का लगा रहे हैं तो हम ही को ढकेल दे बाहर के, तो उस केस में क्या कार्य, हम जो ट्रक को धकेलने जा रहे थे तो उसको धकेल तो पाए नहीं, लेकिन ट्रक क्या कि हमको उठा के धकेल दिया। तो यानी कि उस केस में क्या होगा, क्या कार्य क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, तो 3 कंडीशन आपको यहाँ से ज्यादा पूछे जाएंगे। 0 कार्य मैक्सिमम, 90 डिग्री कार्य आपका क्या हो गया 0 हो गया, उसके बाद 180 कार्य कर जाता हूँ। ये 3 प्रश्न है। अब 3 के बाद ये वाला 90 के बाद जैसे पहुंचेंगे कार्य का होगा धीरे धीरे ऋणात्मक होने लगेगा। ठीक, तो यहाँ सर समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कार्य तो हो गया, समझ आएगा। उसके बाद जैसे हमारा क्या था, अगला हेडिंग था पावर, यानी कि शक्ति। ठीक, शक्ति या फिर सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, तो भाई जितना हमारी शक्ति रहेगी हम उतना ही कार्य कर पाएंगे, उतना स्पीड से कार्य को करेंगे। शक्ति या सामर्थ्य। ठीक, तो शक्ति या सामर्थ्य क्षमता या फिर शक्ति या फिर सामर्थ्य। ठीक, इसको कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम लोग, क्षमता कहते हैं। ठीक, या फिर शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर, जैसे कोई छोटी मशीन है तो कार्य करने की स्पीड कम होगी, बड़ी मशीन में कार्य करने की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक, तो इसका मात्रक क्या होना चाहिए,
इसको हम डोनेट करते हैं पावर यानी कि पी से। कार्य करने की दर, दर का मतलब समझ भाग दिया गया, W/T। अब W का मात्रा क्या होता है, जूल। और यहाँ पर क्या होता है हमारा समय या फिर सेकेंड, इससे छोटी तो है नहीं, तो जूल प्रति सेकेंड। कार्य की मात्रा क्या हो जाएगा, सॉरी शक्ति या सामर्थ्य मात्रा जूल प्रति सेकेंड। इसी को हम लोग वाट कहते हैं, वाट, WATT वाट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ठीक, तो जनरली हम लोग ये याद करते हैं कि कार्य की मात्रा क्या होता है, शक्ति की मात्रा वाट होता है, लेकिन जूल पर सेकंड देख लीजिएगा। अब इस दो हो गए मात्रा, और भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, और भी तरीका हो सकता है, जूल प्रति सेकेंड, वाट। अब इसी को तोड़ देंगे तो और आ जाएगा, जैसे कि कार्य का मतलब जूल का होता है हमारा, जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर, हो गया भाई, बल गुणे विस्थापन न्यूटन मीटर, और सेकेंड यह भी दे सकता है। ठीक, मात्रक से घुमा कर चार पांच पूछ देंगे, न्यूटन मीटर, वाट। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो इनका क्या होता है, न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान की मात्रा केजी और त्वरण मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर बटे सेकंड बटे 1 का कोई दिक्कत नहीं है। 1 मीटर हो गया, क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक, सेकंड के पावर क्यू। तो एक भी यहां से ये भी बन सकता है, एक मात्रक, 2, 3 और 4, तो इतने प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, अब ये जनरली हमारा क्या होता है, वाट यूज होता है। ठीक, एक छोटी इकाई हो गई। अब होती क्या है कि यदि एक मशीन जो होती है 1 जूल में क्या करे, 1 सेकंड में 1 जूल कार्य कर दे। यदि कोई मशीन जो होती है 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है, तो हम लोग ये कहेंगे उसकी क्षमता क्या है, 1 वाट है। क्या है, कोई मशीन जो है 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करे तो उसकी क्षमता क्या होगी, 1 वाट है। जूल क्या संबंध होता है भाई, जूल का मतलब होता है कि यदि कोई हम जो किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाए, क्या लगाए, इससे कोई वस्तु यहाँ रखिए, ठीक, इस पर हम 1 न्यूटन का बल लगाएं और एक वस्तु जो है यहाँ से 1 मीटर का हो जाए, विस्थापित हो जाए, तो हम हमारा जो है क्या होगा, 1 न्यूटन बल लगाकर 1 मीटर विस्थापित कर दिया, तो हमने कार्य कितना किया, 1 जूल कार्य किया। ठीक, 1 जूल कार्य किया, और इसी 1 जूल को कार्य करने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, 1 वाट। देखिए समझिए, जूल, वाट, सेकेंड क्या रिलेशन बन रहा है बेसिकली। हमारी कोई वस्तु है, यहाँ रखिए, इस पर मैंने 1 न्यूटन का बल लगाया, 1 न्यूटन का बल लगाया। 1 न्यूटन का बल लगाने के बाद वस्तु का 1 मीटर विस्थापित हो गई। इस केस में क्या कार्य क्या होगा, 1 जूल होगा। और इस केस में जो बल लगा करके विस्थापित किया, उसकी क्षमता क्या होगी, 1 वाट। भाई मैंने 1 सेकंड में, अगर मान ले, देखिए बल लगाया, 1 मिनट विस्थापित हो गया, कितना बल लगाया मैंने, 1 न्यूटन, तो क्या कार्य 1 जूल होगा। अगर यही विस्थापन 1 सेकंड में हो जाए, यही विस्थापन अगर 1 सेकंड में हो जाए, तो क्षमता भी निकल जाएगा। मतलब कि समय की बांड कर दिया जाए, समय की बात कर दिया जाए, तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्षमता भी निकल जाएगा। ठीक, तो वाट, उसके बाद से जूल में और न्यूटन में क्या संबंध है बेसिकली समझाएगा। भाई 1 न्यूटन का बल लगा, 1 मिनट विस्थापित हो गया, क्या कर 1 जूल। अगर वही 1 मिनट विस्थापन 1 सेकंड में हो जाए, तो उसकी क्षमता क्या होगी, 1 वाट होगी। ठीक, जूल वाट संबंध समझा गया। अब देखिए इसके अन्य मात्रक, थोड़ा सा बड़े मात्रक भी होते हैं, जैसे कि 1 किलोवाट। भाई 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, क्या 1000 वाट। यानी कि किसी मशीन पर हम जो है कोई मशीन जो होती है 1 सेकंड में 1000 जूल कार्य करती है। क्या करती है, 1000 जूल कार्य कर दे, उसकी क्षमता क्या होगी, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट के बराबर होता है। क्या होता है, 1 किलोवाट जो होती है 1000 वाट के बराबर होती है। कुछ अन्य मात्रक, तो अगर हम बात करें 1 मेगावाट, मेगावाट जो होता है 10 के पावर 6 वाट का होता है। कितना होता है, 10 के पावर 6 वाट। एक हर्स पावर आती है, जो जनरली मशीनों में यूज होती है, ग्रामीण भाषा में ज्यादा वाट, और क्योंकि गांव के लोग ना समझते हैं कितना वाट है, कितना वाट है, वो समझते हैं हर्स पावर, अश्व शक्ति। जैसे ट्रैक्टर होते हैं, मोटर होते हैं, मशीन तो लिखा होता है इतना हर्स पावर, इतना हर्स पावर जनरेटर है, उस पर हर्स पावर में क्षमता दिया गया होता है। ठीक, जैसे होता है कि टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर के 3-4 मात्रक होते हैं, डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन होती है, उसके बाद से फारेनहाइट होता है, रिमर होता है। तो चारों लोग
है तो एक ही चीज, तापमान ही है, लेकिन हर जगह अलग अलग होता है। जैसे कि डॉक्टर्स लोग होते हैं, लोग फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, हम लोग ग्रामीण भाषा में, मतलब ग्रामीण का मतलब कि जो व्यक्ति बात करते हैं, ठीक, जो सामान्य व्यक्ति बात करते हैं, वो लोग डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। और वो लैब वगैरह की बात करते हैं, वहाँ तो केल्विन यूज किया जाता है। और बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो होती है हाई टेम्परेचर के, वहाँ पर रीमर यूज होता है, हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। तो चीज़ है कि अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं अपने सुविधा के अनुसार। अब एक हॉर्स पावर, इसी तरह हॉर्स पावर सब तो वाट ही है, मतलब सब आपका क्षमता ही है। एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के क्या होता है बराबर, एक हॉर्स पावर यानी कि 746 वाट। आपसे पूछ सकता है एक हॉर्स पावर क्या होता है, तो 746 वाट के क्या होता है बराबर होता है। तो ये हमारे हो गए वाट, शक्ति। अब इसके बाद एनर्जी आती थोड़ा सा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर देखिए एनर्जी की बात करते हैं। जिस तरीके से हमारा कार्य होता है वही चीज एनर्जी होती है, ठीक। कार्य एनर्जी जिससे होता है कि हम सुबह निकलते हैं, खूब अच्छा खासा खाना खा निकले तो ज़्यादा कार्य करते हैं, ज़्यादा कार्य कर लेंगे। अगर हम कुछ खाना ना खाए हो तो कार्य नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कार्य करने की एनर्जी चाहिए, यानी जो चीज़ कार्य है वही चीज़ का एनर्जी है, ठीक। जो कार्य है वही चीज़ एनर्जी है। तो कार्य का मात्रक भी क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जो कार्य की मात्रा है, तो एनर्जी की मात्रा भी क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल, ठीक। ऊर्जा की मात्रा क्या होगा, जूल। तो बाकी जो सारे मात्रक थे आपको कार्य के, वही मात्रक सारे हो गए ऊर्जा के। ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है कि न तो ऊर्जा हम नष्ट कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। बस ऊर्जा क्या होता है, हमेशा एक दूसरे रूप से, एक दूसरे रूप में कहते रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। भाई विद्युत ऊर्जा से क्या बदल गई, यांत्रिक ऊर्जा। अब जिससे कि पेपर में आपसे पूछ देता है कौन सा उपकरण क्या करता है, मात्रक क्या हो गया, इसे समझ आ गया भाई मात्रक क्या है, होता क्या है। जो कार्य का मात्रक वही चीज होती है। तो हमारे कार्य करने की जो क्षमता होती है हमारी ऊर्जा कहलाती है। भाई हमारे कार्य करने की क्षमता या फिर कार्य की माप, सिंपल सी बात करें तो किसी वस्तु के द्वारा किए गए कार्य की माप को उस वस्तु को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, किस वस्तु द्वारा किए गए कार्य की माप को उस वस्तु को ऊर्जा कहते हैं, ठीक। किस वस्तु द्वारा किए गए कार्य की माप को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं या एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे कार्य की माप बराबर ऊर्जा, यानी कि जो कार्य की माप है वही माप का, जो कार्य का बीमा है, जो मात्रक है वही मात्रक क्या होना चाहिए, ऊर्जा भी होना चाहिए। तो कार्य का मात्रक जूल है तो ऊर्जा का भी मात्रक होगा जूल होगा। कुछ चीजें देखिए जूल और कैलोरी में संबंध आता है। एक जूल बराबर होता है 4.18 यानी 4.2 कैलोरी लगभग में क्या होता है, एक जूल जो होता है 4.18 एग्जैक्ट लगभग हम लोग लेके चलते हैं 4.2 कैलोरी भी होती है, ठीक। तो ये प्रश्न ये भी आपसे प्रश्न में दे सकता है, ठीक। अब देखिए ऊर्जा कई के रूपांतरण होते हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा। क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा, किसी भी मशीन की यांत्रिक ऊर्जा हमेशा क्या होती है, नियत होती है। किसी भी मशीन या किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा हमेशा नियत होती है। क्या होती है, नियत होती है हमेशा, ठीक। ना तो बदलती है ना तो घटती है। अब ये आंतरिक ऊर्जा के दो भाग होते हैं, तो इनमें दो चीजें हमेशा होती हैं। एक होता है, इसको दो भागों में बांटा जाए, एक होता है गति ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। गति ऊर्जा क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा होता है स्थिति ऊर्जा। क्या होता है, स्थिति ऊर्जा, यानी कि इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं भाई। अभी भाग का कितने कितने रूप में हो सकते हैं। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है हमारे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे कि बल्ब वगैरह होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कार्य करते हैं बल्ब, पंखा, हीटर, फ्रिज, कूलर, पंखा, सब क्या इनको इनपुट में क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आउटपुट में क्या देते हैं, वो डिपेंड है अलग अलग मशीनों के ऊपर। जैसे बल्ब है, बल्ब में क्या देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो हम क्या करता है, हमको प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक, प्रकाश ऊर्जा। हीटर है या फिर हमारा क्या हीटर है, उसको हम दे का रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमको क्या दे रहा है, टेम्परेचर बढ़ा कर दे रहा है, तापमान में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि हमको कहीं कि उसमें ऊर्जा दे रहा है। क्या कर रहा हूँ, उसमें ऊर्जा दे रहा है। बल्ब का प्रकाशिक ऊर्जा दे रहा है। हीटर क्या कर रहा है, प्रश्न देखिए दे सकता है कि विद्युत हीटर क्या करता है हमारा,
हीटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वही कार्य प्रेस भी करता है हमारा, वही कार्य क्या करता है, प्रेस भी करता है। रेफ्रिजरेटर कार्य क्या है, विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा नहीं क्या करता, किसी चीज को शीतलित करता है, देखिए कूलिंग का काम करता है। ठीक, अब जिससे दे देगा कि जनरेटर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है हमारा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट। एक प्रश्न पूछे जाने वाले, ठीक है, कि विद्युत जनरेटर का कार्य क्या है। तो जनरेटर जो होता है हमारे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, जनरेटर का कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। उसके बाद आती है हमारी नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। कई प्रकार की ऊर्जा के अलग अलग रूप है। सौर ऊर्जा हो गया। उसके बाद होता है हमारा प्रकाशिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, तो कई प्रकार के हमारे यहाँ पे एनर्जी हो सकती है। उष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इतने प्रकार की एनर्जी हो सकती है। ठीक, अब एक एक करके देखा जाए, जैसे कि ध्वनि ऊर्जा, भूल रहे हम लोग इसमें ध्वनि ऊर्जा, क्योंकि ध्वनि में भी ऊर्जा होती है। ध्वनि में ऊर्जा नहीं होता, ध्वनि विस्थापित नहीं होता। अगर ऊर्जा नहीं होता तो हम यही बोलते पहले कि सामने लोग सुनाई नहीं दे पड़ता, कहने के ध्वनि में भी क्या ऊर्जा है। ठीक, तो अब जिसे देता है कि लाउड स्पीकर क्या करता है भाई, लाउड स्पीकर हमको, जैसे डीजे और आजकल बहुत ट्रेंड में उनका, हम लोग अगर डीजे को शादी में खूब बज रही है आजकल, अगर उसको हम विद्युत धारा न दे यानी करंट न दे तो आवाज देगा नहीं देगा वो। तो वो क्या करता है, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो उपकरण दे करके पूछ देगा कि भाई ये चीज क्या करता है। जनरेटर, ठीक, कार्य क्या है। विद्युत मोटर क्या कार्य क्या है, विद्युत मोटर क्या करता है, हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत मोटर में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, फिर हमको कार्य करके देता है। भाई आटा चलाना है, आटा पीसना है, या फिर धान की कुटाई करना, तो किसी भी प्रकार का कार्य करना है, कपड़ा धोना है, तो ये सब कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। मोटर, जहां पर मोटर शब्द आता है वो यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये सब सारे अलग अलग हैं। तो लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये पार्ट है यांत्रिक ऊर्जा। इन सब में तो से जनरली पूछता एक इसका क्या है, जैसे एक छोटा है रासायनिक ऊर्जा। क्या है यहाँ पे, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ठीक, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था सेल। सेल का मतलब बैटरी, सेल बैटरी में बहुत अंतर होता है। सेल बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि बैटरी होती है कि बहुत ज्यादा सेलों का संयोजन होता है। ठीक, बैटरी कैसे बनती है, तो उसमें कई सारे सेलों को मिला करके बैटरी बनती है। तो यहाँ पर सेल का कार्य क्या होता है, एक सेल कोशिका होती है और एक सेल होता है जो यूज होता है विद्युत सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या करते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जो सेल के अंदर होती है तो MnO4 होता है, HCl होता है, जो जस्ते को होती है प्लेट सी रेडियो वगैरह में लगती है, इतना बड़ा होता है उसमें छोटा सा। उसके अंदर देखिएगा तो खोलिएगा तो ब्लैक ब्लैक सा आता है, व्हाइट व्हाइट सा, तो वो क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। तो वहां पर केमिकल क्या करता है, आपको विद्युत ऊर्जा में हमको देता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा, मतलब कि वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता रहता है। ठीक, तो ये हमारे ऊर्जा के अनेक रूप हो गए। अब सबसे चीज आती है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, तो किसी भी वस्तु का यांत्रिक ऊर्जा हमेशा नियत रहता है। क्या रहता है, नियत। ये भी बताएगा कि ऊर्जा कभी भी घटती बढ़ती नहीं, ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है। ठीक, तो यांत्रिक ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, इसमें बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग। मेन पॉइंट ये है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, सॉरी पहले काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा, जैसे कि वो ये क्या है, एक वस्तु है, क्या है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। अगर ये किसी वेग से चले, क्या चले, अब वेग से चले, तो किसी वेग से चलेगी तो जो गति करने की वजह से इसमें एनर्जी आएगी। जैसे कि यहाँ पे वस्तु रखा हो, ठीक, मान लेते हैं एक ट्रक है या फिर कोई छोटा सा कोई गाड़ी मान लेते हैं, जो भी है, कोई ये गाड़ी है, ये रुकी हुई है, तो रुकी हुई है, तो अगर हम इस पे दिखाए तो कोई एनर्जी इसमें नहीं है, कुछ भी अवस्था। अगर मान ली रुका हुआ, हम इसमें टकराएंगे, छूट नहीं रहेगा, थोड़ा कम चलेगा। अगर यही चीज हमको धक्का मार दे वेग से आकर के, पता चलेगा कि वस्तु है दूर जा करके
फेंका जाएगा, यानी कि दूर फेंकाने का मतलब कि दूर वस्तु विस्थापित हो गया। विस्थापित हुआ तो यानी कि उसके अंदर में क्या थी, कार्य किया, तो कार्य किया तो कार्य का माप क्या होता है, कार्य की माफी ऊर्जा के बराबर होता है, यानी कि ऊर्जा है कि नहीं ऊर्जा भाई। तो उस गति का उसमें ऊर्जा आई है ना, गति कार्य, तो किसी वस्तु में गति कार्य उसमें संचित ऊर्जा मतलब कि स्टोर, गति के दौरान जो होती है, मतलब गति करने की वजह से किसी वस्तु में जो है ऊर्जा स्टोर होती है, संचित होती है, उस ऊर्जा का हम लोग क्या होता है, गति ऊर्जा। समझाता भाई यहाँ पे, गति कारण किसी वस्तु में संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अगर हम गति की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं वेग होगा भाई। अब वस्तु है तो द्रव्यमान तो बिल्कुल सा बात होगा ही, बिना द्रव्यमान तो वस्तु बनेगी नहीं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम और वह भी वेग से गतिमान हो, यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान यम और भी वेग से गतिमान हो उस हो तो ठीक, तो गति ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv² होता है। गतिज ऊर्जा को k से दिखाते हैं हम लोग, और k क्या होता है, ½ mv²। गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv²। ये हमारा सूत्र होता है। देखिए अब यहाँ से सवाल क्या क्या बनते हैं, जो जनरली फार्मूला बन गया k बराबर ½ mv², लिख लो भाई, बैठो। गति ऊर्जा का आता है 1/2 mv²। अब देखिए प्रश्न क्या बनता है, अब इसको अलग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v² और गतिज ऊर्जा k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यम। यानी कि यदि हम कोई पिंड का द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 2 गुना होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ यम के है। तो यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं आपके। और हम जो वेग को 2 गुना करेंगे तो स्क्वायर रूप में बढ़ेगा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि किसी पिंड के गतिज वेग में 2 गुना की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी गतिज ऊर्जा का हो जाएगा हमारा 4 गुना। तो यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक, गतिज ऊर्जा 2 गुना किए, वेग 2 गुना, गतिज ऊर्जा 4 गुना, वेग आधा किए, गति ऊर्जा 1/4। अच्छा, एक को बदल रहे हैं तो दूसरे को कुछ समय के लिए ऐसा हम बोलने का मतलब एक को कांस्टेंट माने, एक में छेड़छाड़ नहीं किए, तब डायरेक्टली कह सकते इतना होगा। लेकिन दोनों में परिवर्तित करेंगे तो हमको उसको हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। किसी एक को बदल रहे हैं यानी कि एक को छोड़े हुए हैं। गति ऊर्जा 2 गुना किए, सॉरी वेग 2 गुना किए, 4 गुना हो गया गति ऊर्जा। वेग को आधा किए, गति ऊर्जा 1/4 हो गया। क्या हो गया, 1/4 हो गया, ठीक। मास को 2 गुना किए, गति ऊर्जा 2 गुना हुआ। मास को आधा किए, काइनेटिक एनर्जी आधा हुई। मास को 10 गुना कर दिए, गति ऊर्जा 10 गुना हुई। तो ये डायरेक्टली है, ये क्या है, डायरेक्टली है, लेकिन क्या है, वर्ग के रूप में है, ठीक। अगर दोनों को चेंज करेंगे तो यहां से हमको बदलना पड़ेगा, ठीक। क्या करना पड़ेगा, हमको बदलना पड़ेगा। तो गति ऊर्जा साथ समझ आ गया, होता क्या रियल में, कब बदलेगा, कब, अभी प्रश्न कराते हैं आगे चल के तो क्या क्या आएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अभी किसी वस्तु के स्थिति के परिवर्तन, किसी वस्तु के स्थिति के परिवर्तन के कारण उसमें संचित ऊर्जा, किसी वस्तु के स्थिति के परिवर्तन के कारण उसमें संचित ऊर्जा कहलाती है आपकी स्थिति ऊर्जा। जिसे मान लेते हैं कोई यहाँ पर रखा हुआ है आपका छोटा सा बड़ा सा आम, ठीक, 1 किलो का आम, ठीक है, मौसम भी आम का। अब 1 किलो का आम रखा हुआ है, इस दौरान यहाँ पर रखा हुआ है, सिंपल बात, कुछ स्थिति है नहीं, ठीक है, कोई भी इसमें ऊर्जा नहीं है। अब इस वस्तु को उठा करके यहाँ रख दिया, वस्तु को वेग नहीं किए, वस्तु को उठा कर रख दिए। अच्छा, एक चीज समझिए, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा में एकदम बेसिक अंतर क्या है। मान लेते दोनों वस्तुएं हैं, ठीक, अगर इस वस्तु को चला कर लेके जाएंगे धकेल करके, ठीक, इस वस्तु को वेग दे करके यहाँ ले जाते हैं, ठीक, यंत्र मान को वस्तु है, वेग के बाद यहाँ पहुंचता है, विस्थापन होता है, तो उसमें गति ऊर्जा क्या होगी, स्टोर होगी, ठीक। और इस वस्तु को हम वेग ना दें, सीधे सर को उठाए और यहाँ पर रख दिए, उस कंडीशन में स्थिति ऊर्जा क्या होगी, स्टोर होगी। समझ आया, क्लियर ना। अगर उसी वस्तु को वेग देकर लेकर जा रहे हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी
उस वस्तु को बिना वेग दिए उसके स्थिति को क्या कर दिए, परिवर्तन कर दिए। अगर स्थिति परिवर्तन होते समय वेग आ जा रही है तो गतिज ऊर्जा, उसमें वेग नहीं है, सिर्फ उस वस्तु को उठाए गए, जैसे यहाँ पर ये पानी की बोतल है, यहाँ से उठाए और इसको यहाँ रख दिए, ठीक। तो क्या होगा आपकी स्थितिज ऊर्जा। और इसी पानी की बोतल को धकेल कर यहाँ ले गए, जब धकेल रहे हैं तो कहेंगे इसमें क्या आ रहा है, वेग आ रहा है, तो उसमें क्या हो गया, गतिज ऊर्जा, ठीक। क्या हो गया, गतिज ऊर्जा। और किसी भी वस्तु का कुल ऊर्जा हमेशा नियत होती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का होता है नियत, यानी कि फिक्स वैल्यू होगा, यह कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो अब परिवर्तित न होने का मतलब समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि अच्छा हम अभी इस ऊर्जा की बात नहीं की, ठीक। यहाँ समझा गया होगा क्या होता है दोनों रियलिटी। तो गतिज ऊर्जा तो समझा गया होगा। अब जिससे कि स्थितिज ऊर्जा में हम लोग बात करते हैं, यह ऊंचाई क्या आती है, क्या आती है, ऊंचाई की बात आती है, ठीक। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम और वस्तु को गुरुत्व के अधीन किसी जीव यश ऊंचाई पर रख देते हैं, क्या रखते हैं, यश ऊंचाई पर रख देते हैं या फिर नीचे ले आते हैं, उस दौरान जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो स्थितिज ऊर्जा को दर्शाते हैं हम लोग U बराबर mgh, क्या दर्शाते हैं, U बराबर mgh, पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। और mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ये क्या होता है, नियत होता है, क्या होता है, नियत होता है। यानी कि देखिए थोड़ा सा U प्लस mgh बराबर नियत, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या होता है, नियत होता है किसी वस्तु का। अब ये गतिज ऊर्जा घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, सिंपल सी बात। अभी क्या था कि गतिज ऊर्जा और योग क्या होता है, नियत। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं एक चीज को, यहाँ पे K प्लस U बराबर नियत, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, नियत। अभी इसी थोड़ा समझ लेते हैं कैसे होता है नियत। यदि मान लेते हैं वस्तु क्या है यहाँ पर, ये ठीक, यम द्रव्यमान की क्या है, वस्तु है। अब यहाँ पर अब यहाँ से जो पृथ्वी तल से यह ऊंचाई पर क्या है, पृथ्वी तल से यह ऊंचाई पर है कोई वस्तु जो है यम द्रव्यमान का, पृथ्वी की तल से यह ऊंचाई पर है, ठीक। तो इसमें गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो गया, mgh, स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या है, mgh। लेकिन यह पिंड गति नहीं कर रही है, यानी K का मान क्या होगा, 0, K का मान क्या होगा, 0। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, K प्लस U बराबर क्या हो गया, mgh, क्या हो गया, mgh, K प्लस U। हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर इसी ऊर्जा U का मान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा टोटल एनर्जी भी यहाँ पर भी mgh, इसका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन यहाँ पर नहीं दिया गया, बस ये जान लीजिए होता है, ठीक है। तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक क्या होगा, बढ़ेगा। ये हमेशा लेकिन क्या आएगा, नियत आता है, हमेशा क्या आएगा, नियत आता है, ठीक। और यहाँ से एक चीज आती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। एक प्रश्न आता है यहाँ से, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखिए ये क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, ठीक, के कार्य बराबर हो, जैसे कि वेग परिवर्तन, सॉरी गति ऊर्जा परिवर्तन करे चाहे स्थितिज ऊर्जा, तो दोनों जब का परिवर्तन जो होता है के कार्य बराबर होता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा बेसिक चीज, ये वस्तु यहाँ रखी हुई है, ठीक है, तो इस वस्तु के यहाँ लेके जाना है, इस दौरान में वेग का मान क्या है, 0। इस वेग को 10 मीटर पर सेकंड करने में जो बल लगाना पड़ेगा वही क्या होगा, हमारा के कार्य बराबर होगा, बिल्कुल वह होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर तो हम जो किए हैं, स्थिति को यहाँ से उठा करके यहाँ, जिससे मान लेते यहाँ है, इसको उठा करके यहाँ ले जाना है, तो यहाँ पर U बराबर mgh का मान 0 होगा, यहाँ पर mgh मान हाई कुछ होगा, जो इनका अंतर वही का के कार्य बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा और किसी भी, अब इसमें गतिज ऊर्जा ऐसे दोनों आए ना, तो दोनों का अंतर क्या होता है, के कार्य बराबर होता है, ठीक। अब मान लो कोई ट्रक है जो किसी वेग से गति कर रही है, इसको हमको रोकना है, तो अब जब गति कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या करिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का गति कर रही है, उसका द्रव्यमान का 1 कुंटल है, तो उस दौरान में हाफ mv स्क्वायर हो गया, 1/2 m गुणे 1
मान लो 100 केजी का 100 गुणे 10 के स्क्वायर 100 यानी कि 10,000 केजी मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसको रोकना है, उसको रोकना है, तो रोकने का मतलब कि u का मान 0 करना पड़ेगा। तो u का मान 0 का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी 0 करना पड़ेगा। तो उस काइनेटिक एनर्जी को में परिवर्तन जो होता है कि ये कार्य बराबर होगा, भाई किसी वस्तु कर रही है हमको रोकना है, तो भाई उस रोकने में कार्य करना पड़ेगा ना। तो यदि वस्तु वेग में है यानी कि गति कर रही है, तो उस दौरान में गति ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है कि ये कार्य के बराबर होगा। अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो यहाँ से करके यहाँ रखना है, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन भी के कार्य के बराबर होता है। ये होता है हमारा वर्क पावर एनर्जी थ्योरम। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं कि कोई ट्रक है जो 100 केजी का है, 10 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रही है, उसको रोकने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब हम ये थ्योरम ना पता हो तो हमने किया बराबर हमें यहाँ तो दिया ही नहीं गया कुछ, तो वहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक, तो हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि गति ऊर्जा में परिवर्तन और स्थिर ऊर्जा का परिवर्तन जो होता है के कार्य के बराबर होता है। तो ये हमारे आज के रहे गति ऊर्जा, कार्य ऊर्जा तथा आपका शक्ति के क्या क्या मात्रक है, क्या क्या चीज़ है। और शक्ति में एक चीज छूट गया था जिसे अभी यूनिट के बारे में बताना भूल गए थे। KWH किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा यानी कि 1 किलोवाट 1 घंटा। 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट के क्या होता है बराबर होता है, और 1 घंटा क्या होता है 3600 सेकेंड के बराबर होता है। तो 1000 वाट गुणे घंटा, वाट गुणे घंटा को क्या होता है वाट, तो 1000 वाट गुणे 36 सेकेंड। 1 वाट को जूल प्रति सेकेंड कह सकते हैं। तो जूल पर सेकेंड देखिए 1000 जूल प्रति सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड का सेकेंड सेकेंड कट जाता है, तो 3600 गुणे 1000 यानी कि 36 पर 5 जीरो, 36 पर 5 जीरो है, तो और 3.6 पे लिखेंगे तो 6 लिखेंगे ना भाई, तो 3.6 10 घाते 6 जूल। ये प्रश्न आता है कि 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है, 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध। यहाँ से प्रश्न आपको पता होना चाहिए। भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है इम्पॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक के लिए। एक इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट। जैसे कि बल्ब होता है, पंखा होता है, तो उसको करने में कार्य को हमारा विद्युत खर्च होता है ना, इसको हम लोग जो बिजली विभाग वाले इसको क्या करते हैं यूनिट के रूप में हम लोग से पैसा वसूलते हैं। उसी के रूप में 4 रुपये 10 रुपये जो भी आपके लोकेशन के हिसाब से रहता है, उस हिसाब से लोग क्या करते हैं उससे चार्ज कर किया जाता है। तो यूनिट क्या है, तो यूनिट इसी को बोलते हैं KWH। 1 KWH का यूनिट का बराबर होता है। तो लेकिन हम लोग को जो घरों में मशीन वगैरह लगे होते हैं, बल्ब है, पंखा है, वो किलोवाट का नहीं होता। क्या होता है, वो सब सारे होते हैं वाट में। क्या होते हैं वाट में, 10 वाट 5 वाट तो 50 वाट यही होते हैं। अब 100-200 ऑर्डर के जमाना क्या होता है, इधर खत्म हो रहा है, उतने की नहीं आती। तो अब किलोवाट घंटा का तो यूनिट कहते हैं, लेकिन हमारे घरों में जो यूज हो रहा है बल्ब पंखा सारे वाट में। तो यूनिट को निकालने के लिए वाट गुणे घंटा बटे 1000। अब यहाँ पर वाट घंटा, अब मान लें 5 बल्ब रहेगा तो बल्बों की संख्या लिखेंगे भाई ना, 5 घंटा भाई कितना दिन चला है, दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, महीना से मल्टीप्लाई करके बढ़ जाएगा मान। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, वाट घंटा को बोलते हैं यूनिट। ठीक, तो यहाँ तक आपका सारी थ्योरी क्लास रही। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स जो है हम अगले वीडियो में बता देंगे, कराएंगे। ठीक, तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि जो चीज़ नहीं समझ आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं विदा। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं, थैंक यू।